तो हेड डालेंगे सभी लोग गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट, और लिखेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। अच्छा, फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट बजट मिला के दोनों 8 नंबर आएंगे, ठीक है, पेपर में आपको। तो भाई सिलेबस में हमारे क्या है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, इतनी अच्छी जितनी बातें कर रहा हूं ना मैं, मुझे लग रहा है कि ये 15 मिनट चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर बच्चे चले जाएंगे, फिर मैं क्या करूंगा। मीनिंग, टाइप्स ऑफ बजट, टाइप्स ऑफ बजट, मीनिंग टाइप्स ऑफ बजट। वाह भाई देवांश, कुछ भी ठीक है। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ बजट। फिर लिखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बजट, कंपोनेंट्स ऑफ बजट। ये 3 के बाद जो पेपर में आएगा वो ये है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ बजट डेफिसिट, कंसेप्ट ऑफ बजट डेफिसिट, कंसेप्ट ऑफ बजट डेफिसिट। यही टॉपिक सबसे ज्यादा दिक्कत में डालेगा आपको। इसमें आएगा क्या, इसमें आएगी मीनिंग और इंप्लीकेशन। ये इसकी थ्योरी और आपको इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर उसकी थ्योरी में रिटर्न दूंगा। क्षमा देगा, मीनिंग और इंप्लीकेशन। चले भैया, खोले दुकान, बढ़े आगे। पेज से पेज चिपका हुआ ऐसी किताब में। अरे कोई बात नहीं, 625 रुपए किताब भैया। चलो भैया, सबसे पहले आते हैं मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट के ऊपर। बेटा रेंदम में कराऊंगा जब मुझे सही लगेगा, ठीक है। चलो भैया, सबसे पहले आते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट के ऊपर। मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट के ऊपर, अब उसमें है एनुअल, लिखो भैया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्राइबिंग इन डिटेल, describing in detail annual financial statement, describing in detail the estimated receipts, the estimated receipts, the estimated receipts and proposed expenditure. Estimated receipts and proposed expenditures. अब भाई देखो क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें 2 चीजें लिखी होती है, कहां से पैसा आएगा और कहां कहां पे खर्च होना है ड्यूरिंग अ ईयर। क्या कभी पूछा जाएगा पेपर में? नहीं। ठीक है, समझ में आ गया आपको गवर्नमेंट बजट होता क्या है। अब इसके 2 टाइप्स हैं, टाइप्स पर आए तो केवल 2 टाइप्स ही है, जरा वो भी लिख लेते हैं साथ साथ में। अच्छा रोहन भाई, 2 बजट हैं, एक यूनियन बजट और एक स्टेट बजट। 2 बजट हैं हमारे सिलेबस पे, एक यूनियन बजट
और एक स्टेट बजट, एक यूनियन बजट और एक स्टेट बजट। ये कौन बनाता है? यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट बजट ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अक्षत आप बुक खोल के देखिए जो नोट्स दिए हैं मैंने आपको, ठीक? फिर आप बात करिए। यूनियन बजट और स्टेट बजट। अब यहां पर क्या होता है? यूनियन बजट के अंदर क्या आता है? पूरे देश में होने वाला खर्चा फॉर कंट्री एज अ होल, फॉर कंट्री एज अ होल। मतलब यूनियन बजट इज प्रिपेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर कंट्री एज अ होल, पूरी कंट्री के लिए। और वेयर एज स्टेट बजट किसके लिए बनेगा? फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है तुमको? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? कुछ साल पहले यूनियन बजट में रेलवे बजट अलग से आता था, लेकिन अब वो बजट कंबाइन करके यूनियन बजट के साथ ही आता है। सिंपल। ठीक है, बढ़े आगे, अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स। मतलब बजट के हिस्से क्या क्या हैं? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स तो भाई दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। एक है रिवेन्यू बजट और दूसरा है कैपिटल बजट। रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रिवेन्यू बजट के अंदर दो चीजें आती हैं, रिवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। और यहां से क्वेश्चन बनेगा, वो भी 2 नंबर का, रिवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। नहीं निकिता, रिवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। सिमिलरली यहां पर आएंगी दो चीजें, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी, हाँ, कैपिटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाँ भाई, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू रिसीट्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओहो गड़बड़, यही तो मैं कहूं, ये रिवेन्यू रिसीट्स और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। थोड़ा सा करेक्ट कर लो भाई, रिवेन्यू रिसीट्स एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल बजट के अंदर आता है कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जल्दी से लिखो। अच्छा, एज अ टर्म रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब बिजनेस से आने वाला पैसा। सिंपल सी बात है, मेरे बिजनेस से आने वाला पैसा मेरा रेवेन्यू है। और कहने का मतलब क्या है? वो सोर्सेस से पैसा है जिससे कोई लाइबिलिटी ना बने, ना ही कोई एसेट कम हो। क्या बोल रहा हूं मैं? रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी रिसीट्स होती है? जिससे कोई भी लाइबिलिटी ना बढ़े, ना ही कोई एसेट्स कम हो। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? श्योर? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? सोचो, लॉजिक लगाओ, समझ में आ जाएगा। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, एसेट्स बन जाएंगे तो कैपिटल हो जाता है बेटा वो टर्म। चलो क्लासिफाई करते हैं, बहुत आराम समझ में आ जाएगा तुमको। रिवेन्यू रिसीट समझ में आ गया, कैपिटल रिसीट्स क्या होंगे ये बताओ। मतलब वो रिसीट्स जिनसे या तो लाइबिलिटी, या ये ना है, इसके आगे लिखा है ना तो लाइबिलिटी बढ़े और एसेट कम हो जाएं। ये कौन सी एसेट होती है? ये रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स क्या है? या तो लाइबिलिटी बढ़े या असेट कम हो जावे, तो वो रिसिट्स कौन सी होती है? कैपिटल रिसिट्स। सिंपल एग्जांपल, 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 एग्जांपल। मैंने
लोन ले लिया, लाइबिलिटी बढ़ रही है। कौन सी रिसिट? कैपिटल रिसिट। हमारी देश ने बीएसएनएल बेच दिया, बेच ही रहे, ठीक है ना, तो वो क्या, वहां से पैसा आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे आप? कैपिटल रिसिट्स। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। या तो एसेट को बेच दिया या लाइबिलिटी क्रिएट कर दी। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, वो रिसिट्स जिनसे ना तो लाइबिलिटी बढ़ेगी ना ही एसेट्स कम होंगे, मतलब बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं लोग, 2G 3G 4G 5G का लाइसेंस का पैसा दे रहे हैं, वो सारी चीजें आएंगी। आगे बढ़ते हैं कैपिटल रिसिट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर। वो एक्सपेंडिचर जो डेली डेली फंक्शनिंग में खर्च होता है वो आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंडिचर जो रोजमर्रे में खर्च कर रही है गवर्नमेंट बिजनेस चलाने के लिए, उसे बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, आओ जरा देखो। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब या तो लाइबिलिटी कम हो जाए, या तो लाइबिलिटी कम हो जाए या असेट बढ़ जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है कि नहीं क्लियर? या तो लाइबिलिटी कम हो जाए, मतलब मैंने कोई लोन चुका दिया, कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने कोई घर खरीद लिया, कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ रहा है? लोन लेने से एसेट कैसे कम होता है? हमने कब बोला मंगलम लोन लेने से क्या लाइबिलिटी बढ़ती है बाबू? तो इसलिए वो कैपिटल रिसिट्स है, पैसा आया ना। समझ में आया सभी को? यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? पुट अ थम्स अप सो दैट वी कैन गो अहेड। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और कंपोनेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं डिटेल में। अब रिवेन्यू रिसीट्स के सोर्सेज क्या हैं? सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू मतलब सरकार के पास, तुम्हारे पास दिमाग में आना चाहिए ना कहां से पैसा आता है। तो दो तरह के सोर्स हैं, एक होता है टैक्स और दूसरा है नॉन टैक्स। सरकार के पास पैसा आ कहां से रहा है? टैक्स से पैसा कलेक्ट करती है। तो उसमें कौन सा है? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तुमको पता है अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहां से आता है? पढ़ के आए हो? अरे मंगलम, एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, या तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी या और असेट कम हो जाए, दोनों नहीं। कैसी बात कर रहे हो? और नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? कहां से गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा? नॉन टैक्स, जैसे कहीं से कुछ इंटरेस्ट मिल गया, जैसे कहीं से लेट्स से कुछ प्रॉफिट आ गया गवर्नमेंट के पास, या कोई किसी ने डोनेशन दे दिया गवर्नमेंट को, पार्टी में फंड मतलब। और क्या होता है? फीस कलेक्ट कर लिया, फाइन्स कलेक्ट कर लिया, वो सब कहां से आ जाएगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू। समझ में आ रहा है? टैक्स का सोर्स और नॉन टैक्स का सोर्स। ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं, कैपिटल रिसीट्स के टॉपिक देख लेते हैं। कैपिटल रिसीट्स के सोर्सेस क्या हैं? कैपिटल रिसीट्स के सोर्सेस हैं, सबसे पहले रिकवरी ऑफ लोन। किसी को लोन दिया था, वो वापस ले लिया, किसका हिस्सा? कैपिटल रिसीट्स का। रिकवरी ऑफ लोन्स, रिकवरी ऑफ लोन्स। और कहीं से लोन ले लिया, मार्केट लोन्स। सिखा चुका हूं ना ये चीज, कहां से आएगा, बस ये ध्यान रखो, लाइबिलिटी बढ़े या एसेट कम हो जाए। स्पेशल डिपॉजिट्स एटसेट्रा। स्पेशल डिपॉजिट्स, किसी स्पेशल तरह की डिपॉजिट्स ले ली, स्पेशल डिपॉजिट्स एटसेट्रा। ठीक भाई, क्या यहां तक बात समझ में आ गया? बढ़े आगे, एक सेकंड रुको। आगे बढ़ते हैं
और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेफिसिट के बारे में। डेफिसिट के बारे में उसके पहले तुमको यह पता होना चाहिए कि बैलेंस्ड बजट क्या होता है। बैलेंस्ड एज अ नेम सजेस्ट, रिसिप्ट इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, ये बैलेंस्ड हो गया। रिसिप्ट इज इक्वल्स टू, दिव्यांश क्या ध्यान दे दे बेटा, कोई भी 4 पॉइंट पढ़ेंगे स्नेहा। स्पेशल डिपॉजिट का मतलब ये होता है बेटा कि किसी को स्पेशल स्कीम के अंदर लोन ले लिया, स्पेशल डिपॉजिट है, ठीक है। दिव्यांश हम ध्यान दे रहे हैं, बताओ क्या करें उसके आगे, क्या ध्यान देना है। टैक्स क्या बताया था सर? टैक्स वो जो कल बताया था भैया, कल की क्लास नहीं किए हो क्या? टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। क्या नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं, तुम्हारा क्वेश्चन पूछो, टैक्स समझ में नहीं आया, ये क्या है? आई एम स्टिल वेटिंग। हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स मैंने बताया ना कल, उसका हिस्सा है। मैं दिव्यांश का डाउट सोच रहा हूं क्या है। मैंने सोर्सेज से बताया, टैक्स से पैसा कलेक्ट करती है सरकार और नॉन टैक्स से कलेक्ट करती है। टैक्स के जो सेलेक्ट कलेक्ट करती है उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है, और जो नॉन टैक्स के थ्रू कलेक्ट करती है उसके अदर सोर्सेज बताए हैं। आप बताओ क्या नहीं आया दिव्यांश? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और दूसरा बजट है हमारा डेफिसिट बजट। डेफिसिट एज अ नेम सजेस्ट, यहां पर क्या हो जाएगा, रिसिप्ट कम होंगी एक्सपेंडिचर से। और एक और बजट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सरप्लस बजट। उसमें क्या होता है, रिसिप्ट ज्यादा होती है एक्सपेंडिचर से। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्या है, ये अच्छा बजट है, ये भी अच्छा बजट है, ये समझना है, ठीक है, ये समझना है हमको, ठीक है भाई। डेफिसिट बजट हमें पढ़ना है, तो हेडिंग डालेंगे अभी सभी लोग। अच्छा यतिन मेरे भाई, हेडिंग डालो भैया, टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट। टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट, निश्चित पेपर में यहां से क्वेश्चन मिल रहा है तुमको, और अगर अभी तक प्री बोर्ड हुए हैं तो आपको यहीं से क्वेश्चन मिला होगा। या तो आपसे इसकी मीनिंग पूछेंगे या इंप्लीकेशन पूछा जाएगा। अभी तक जो पढ़ा वो घटिया, यही आएगा पेपर में, ठीक है भाई। मीनिंग और इसकी इंप्लीकेशन। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। किसी भी चीज की मीनिंग उसके फॉर्मूले में छिपी होती है। रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रिवेन्यू डेफिसिट पूछ रहा है, मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट्स। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट्स। रिवेन्यू रिसीट्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट्स। अच्छा, आपकी बुक में डेफिनेशन क्या लिखी है पता है? इट इज एक्सेस ऑफ, इट इज एक्सेस ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर इट्स रिवेन्यू रिसीट्स। तो क्या फॉर्मूला एक्सप्लेन नहीं किया? इट इज एक्सेस ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट्स। एक्सेस मतलब माइनस है बीच में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो मतलब जो मीनिंग है वो फॉर्मूला है, क्लियर। रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब समझ में आ गया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रिवेन्यू रिसीट्स क्या है, तुम्हें पता है, सीखते हुए आ रहे हैं। अब लिखो इसके नीचे इंप्लीकेशन।
और इंप्लीकेशन लिख रहे हैं, साथ साथ लिख लीजिए इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन मतलब इसका इफेक्ट क्या है, कहां पे अप्लाई होता है ये, रेवेन्यू डेफिसिट से सरकारें क्या सीख रही हैं और हम क्या समझ रहे हैं। इंप्लीकेशन क्या है, लिखो। इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स गवर्नमेंट्स current financial status, current financial status. It indicates government's current financial status. It indicates government's current financial status. ठीक है, लिख लिया। इसी के आगे लिखेंगे revenue deficit means dis saving of government, dis saving of government, dis saving of government account। मतलब डिस सेविंग मतलब नेगेटिव सेविंग, इसी फॉर्मूले को 3 बार लिखना है। वो डिस सेविंग मतलब खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है, मतलब नेगेटिव सेविंग, उसको डिस सेविंग बोलते हैं। अब अगली लाइन सुनकर तुमको गुस्सा आने लगेगी, पर लिखना है। इट मीन्स गवर्नमेंट इज, सर पकड़ लोगे, गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर। It means government is spending more than its current income, than its current income। ये यहां से समझ में नहीं आ रहा था क्या, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है, तो गवर्नमेंट अपनी इनकम से ज्यादा खर्चा करे। लेकिन नहीं, हमको लाइन में लिखना है क्योंकि मैडम को यही पसंद है, इसी को देख के नंबर देंगे, इसको देख के नहीं। ठीक है, हाँ जी भैया। लिखा। अब इससे इंपैक्ट एक्चुअल में होता क्या है, इससे इंपैक्ट होता क्या है भाई, देख, सरकार के पास खर्चा ज्यादा है, तो उस जो डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए वो रिसोर्सेज सारे इस्तेमाल करने लगेगा। जब रिसोर्सेज वो सारे इस्तेमाल करने लगेंगे तो रिसोर्सेज हमारे प्राइवेट सेक्टर के पास कम बचेंगे। जब प्राइवेट सेक्टर के पास रिसोर्सेज कम बचेंगे तो डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी उतनी अच्छी से नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका मेन इंप्लीकेशन यही है कि गवर्नमेंट एक्सेस रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अपना डेफिसिट कम करना चाहता है। जब एक्सेस रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा तो प्राइवेट सेक्टर के पास रिसोर्सेज कम बचेंगे और अच्छे से इकोनॉमिक का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ये उसका इंपैक्ट है, इतना लिखोगे तो भी नंबर चलेगा। नहीं रोहन, इसका मतलब ये नहीं हुआ है, लॉस थोड़ा ना हुआ इसका मतलब, इसका मतलब तो फायदा हुआ। खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, कमाई कम है, फायदा है। लिखो। यार लिखो, एक लाइन ऊपर एक लिख लो। इट मींस गवर्नमेंट इज बोरोइंग टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर। इट मीन्स गवर्नमेंट इज बोरोइंग टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर। समझ में आ रही बात? ऑब्वियस सी बात है, पैसे नहीं है हमारे पास, खर्चा ज्यादा है, तो पैसा हम मांगेंगे ही। हाँ सोमिल, आगे बढ़ते हैं, फिर लिखेंगे सेकेंड पॉइंट। हायर बोरोइंग्स, हायर बोरोइंग्स पुट प्रेशर, higher borrowings put pressure on revenue expenditure, on revenue expenditure in the form of interest payment, in the form of interest payment।
in the form of interest payment. अब मेरी बात सुनो, ऑब्वियस सी बात है कि भैया लोन, हम मेरे खर्चे ज्यादा हैं, कमाई कम है, खर्चे पूरा करने के लिए लोन ले रहे हैं, लोन लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, और डेफिसिट बचेगा, बढ़ेगा। क्यों डेफिसिट बढ़ेगा? क्योंकि अब उसका इंटरेस्ट ही पे करना पड़ेगा। आम आदमी को बात समझ में आनी चाहिए एक बार में, ठीक है ना। हायर बोरोइंग्स पुट प्रेशर ऑन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, दूसरा इंप्लीकेशन। तीसरा भी लिख लो, और यही पेपर में लिख के चले ना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। और लिखवा इसलिए ना क्योंकि पेपर में आने वाला है। लिखिए भैया, थर्ड, a high level of revenue deficit, a high level of revenue deficit creates inflationary pressure in the economy. A high level of revenue deficit creates inflationary pressure in the economy. Inflationary pressure in the economy कैसे? बारी बात समझो। इन्फ्लेशनरी प्रेशर का मतलब क्या होता है? महंगाई बढ़ रही है। महंगाई कैसे बढ़ रही है? जब सरकार जो सामान बना रही है या कोई कंपनी कोई सामान बना रही है, उसको लोन महंगा मिल रहा है, उसके पास रिसोर्सेस कम नहीं है, तो महंगा बेचेगी भी। तो जब महंगा बेचेगी तो प्राइस राइज हो जाएंगे और इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ जाएगा इकोनॉमी में। बस ये 3 पॉइंट लिखकर आएंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? देवांश फिर से वीडियो देखिएगा, आपको रिवीजन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट क्लियर है। अब हम आ रहे हैं अगले डेफिसिट के ऊपर। अगले डेफिसिट का नाम है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, इसका मतलब होता है टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर, टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, माइनस कैपिटल रिसीट्स, माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, माइनस कैपिटल रिसीट्स, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अब तुमसे अगर कोई पूछे कि बॉस की फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, 4 नंबर का आएगा बिहाल, वो भी बताऊंगा बेटा, तो तुम बोलोगे क्या? बताओ भैया, इसका डेफिनेशन कैसे बोलोगे? इट इज एक्सेस ऑफ टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, नेट ऑफ या एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? इतना लिख कर आएंगे। इसकी फिर आपसे इंप्लीकेशन पूछी जाएगी पेपर में, हेडिंग डालेंगे इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। इंप्लीकेशन पेपर में आया अभी तक? इंप्लीकेशन एक बार भी? इंप्लीकेशन देखो, फिस्कल डेफिसिट इज द की इंडिकेटर, फिस्कल डेफिसिट इज द की इंडिकेटर, fiscal deficit is the key indicator of budgetary deficit in India, of budgetary deficit in India. Fiscal deficit is the key indicator of budgetary deficit in the country. It measures total resource gap of government, total resource gap of government, मतलब एक्चुअल में गवर्नमेंट के पास कितने कम रिसोर्सेज हैं वो पता लगाता है ये। लिखो इसके आगे, अ लार्ज फिजिकल डेफिसिट, अ लार्ज फिजिकल डेफिसिट मींस, a large fiscal deficit means large amount of borrowings, large amount of borrowings। पहला पॉइंट सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं।
फिस्कल डेफिसिट हमें यह बताता है कि हम अपने मीन से कितने दूर पर हैं, कितना रिक्वायर्ड है और कितना ज्यादा ब्रीच है हमारे बीच में, कितने रिसोर्सेस कम है। तो हमको यह भी बताता है कि जितना ज्यादा बड़ा फिस्कल डेफिसिट होगा उतना ज्यादा किसी कंट्री ने उधार ले रखा है। सो मिल तीनों एक कंट्री के अंदर लगते हैं बेटा, ठीक है ना, अलग अलग केसेस में निकाले जाते हैं। अगला इंप्लीकेशन लिखेंगे, अगला इंप्लीकेशन लिखिए सभी लोग। सेकेंड पॉइंट बड़ा इजी है। हायर बोरोइंग्स, हायर बोरोइंग्स, हायर बोरोइंग्स higher borrowings put pressure which leads to more revenue deficit in the form of interest payment। क्या ये वाला पॉइंट रेवेन्यू डेफिसिट के सेकंड वाले पॉइंट से एग्जैक्टली सेम नहीं है? ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट एग्जैक्टली सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये इंप्लीकेशन होगा ही। ये दिन समझ के पढ़ेंगे तो अपने आप लिख ले जाएंगे। लेट मी कंप्लीट क्या करो जो कि जान के थर्ड पॉइंट पे आते हैं। हाई फिस्कल डेफिसिट, हाई फिस्कल डेफिसिट generally leads to wasteful and unnecessary expenditure by government। A high fiscal deficit generally leads to wasteful and unnecessary expense by government। हाँ स्नेहा बिल्कुल सही कह रहे हो। अब आते हैं इसके बाद तीसरे डेफिसिट की ओर, और तीसरा डेफिसिट है हमारा प्राइमरी डेफिसिट, सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी डेफिसिट। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइमरी डेफिसिट। लिखिए फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट मतलब कि हमारा देश पे कमाए हुए पैसे पे, हर पैसे पर कितना परसेंटेज ऑफ दैट मनी इज यूज फॉर रिफंडिंग जस्ट इंटरेस्ट अमाउंट, नॉट द प्रिंसिपल अमाउंट। हम केवल इंटरेस्ट पे करने पे कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं। अब ध्यान से लिखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये परेशान करेगा पेपर में। लिखो इट इंडिकेट्स रियल पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंसेस, रियल पोजीशन ऑफ government finances, it indicates real position of government finances, government finances as it includes, as it excludes as it excludes the interest burden in respect of loans, taken in past। अब मेरी बात समझना, एक बात समझो, अगर हमारे देश की सरकार में कोई लीडर आके बोल रहा है कि भाई साहब
आप देखिए, आप जनता हैं, आप क्या हैं, आप हैं जनता, और जनता को यह बोला जा रहा है कि हमारे देश में इन्फ्लेशन आ रहा है और वो आ रहा है नेहरू जी की वजह से। और तुम पढ़ते हो इकोनॉमिक्स, हमारे देश में कहा जा रहा है कि नेहरू जी की वजह से देश में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन आ रहा है, डेफिसिट सारी कमी कैसी थी। तो तुम सोचोगे अच्छा कैसे कैसे, चलो 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 ठीक है ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात सही है, मान लेते हैं आपका। सर ये बताइए कि आप, नेहरू जी ने लेट से 10 लाख करोड़ का लोन लिया था, ठीक है सर, इस पर आप कितना इंटरेस्ट पे करते हैं, इस पर आप कितना इंटरेस्ट पे करते हैं। लेट से 100 करोड़ रुपए इंटरेस्ट का हम पे करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मान लिया मान लिया मान लिया मान लिया मान लिया मान लिया कि भैया 100 करोड़ रुपए आप इंटरेस्ट का पे कर रहे हैं और आपका डेफिसिट है 50,000 करोड़ का। डेफिसिट कितना आपका, 50,000 करोड़ का। मैंने कहा 100 करोड़ का आप लोन चुका रहे नेहरू जी की वजह से, तो नेहरू जी हटा देते हैं इसमें से। आपकी वजह से कितने का डेफिसिट है, 49,900 करोड़ का। तो एक्चुअल में प्राइमरी डेफिसिट आपको एक्चुअल गवर्नमेंट की पोजीशन से रूबरू कराती है। कोई ये बोलेगा कि, कोई नेता बोले कि पिछली गवर्नमेंट ने लोन लिया इसकी वजह से हम चला नहीं पा रहे सरकार, तो तुम बोलोगे पिछली गवर्नमेंट ने लोन लिया, लिया कितना इंटरेस्ट दे रहे हो उसका, जो इंटरेस्ट दे रहे हो ना तुम, प्रिंसिपल तुम्हारी औकात नहीं है चुकाने की, इंटरेस्ट ही दे रहे हो तुम। कितना इंटरेस्ट दे रहे हो, 100 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट दे रहे हो, तो साला ये 50,000 कहां से आया। इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, इसीलिए हम टीचर खराब हैं, क्योंकि क्वेश्चन कर लेंगे ना, बस दिक्कत ये है कहां से आया। और हर साल ये डेटा छपता ही छपता है आरबीआई के थ्रू। तो अब तुम, लेकिन अब तुम एजुकेटेड यूथ हो, अब तुम क्या करोगे, अब तुम क्या करोगे, किसी भी कंट्री का देखोगे प्राइमरी डेफिसिट, और वहां से ये समझ जाओगे कि सरकार चोर है पाकिस्तान की। झूठ बोल रहे हैं सब। क्या बात समझ में आई, चैप्टर खत्म।